जब हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र राजाओं, युद्धों और विशाल साम्राज्यों पर जाती है। लेकिन इतिहास की कुछ सबसे बड़ी कहानियां उन छोटे छोटे सिक्कों में भी छुपी हैं, जिन्हें कभी पहाड़ों की घाटियों, व्यापारिक रास्तों और स्थानीय बाजारों में इस्तेमाल किया जाता था। उत्तराखंड की धरती पर मिले ये प्राचीन सिक्के केवल लेन देन का साधन नहीं थे, बल्कि ये उस दौर की सत्ता, संस्कृति, व्यापार और धार्मिक मान्यताओं की जीवित पहचान है। कुरिंदों से लेकर चंद राजाओं और गढ़वाल के टकसालों तक हर सिक्का अपने अंदर उस दौर को छिपाए बैठा है, जो हमें सदियों पुराने हिमालयी इतिहास से जोड़ता है। ये वो जनजातीय सिक्के हैं जिन्होंने कभी कुमाऊं और गढ़वाल की अर्थव्यवस्था को चलाया। ये सिक्के पहाड़ के पुराने शासकों के उस दौर को दर्शाते हैं और उन प्राचीन व्यापारिक रास्तों की गवाही देते हैं, जिनसे होकर कभी तिब्बत तक व्यापार हुआ करता था। आखिर क्यों अल्मोड़ा से मिले कुछ इन्हीं पुराने सिक्कों को इतिहासकार बेहद अनोखा मानते हैं? कैसे एक वक्त में श्रीनगर के टकसालों में ढले सिक्के पूरे हिमालयी व्यापार की पहचान बन गए थे? और क्यों राजनीतिक उथल पुथल के साथ सिक्कों की दुनिया भी बदलती चली गई? आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की प्राचीन मुद्रा परंपरा की उसी भूली बिसरी दास्तां को जानेंगे, जहां हर सिक्का इतिहास का एक अनकहा अध्याय बनकर उभरता है। प्राचीन भारत में मिलने वाले सिक्के, जिन्हें ट्राइबल कॉइन्स यानी जनजातीय सिक्के कहा जाता है, वो भारतीय मुद्रा इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिक्के लगभग 500 सालों तक प्रचलन में रहे और इन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी तक भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं को काफी प्रभावित किया। सर एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन एलन और कई दूसरे इतिहासकारों ने इन सिक्कों का गहराई से अध्ययन किया है। हालांकि इन सिक्कों के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें जनपद सिक्के कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग जनपदों और स्थानीय समुदायों से जुड़े हुए थे। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में व्यापार के सबसे पुराने प्रमाण भी इन्हीं जनपद सिक्कों से मिलते हैं। इनमें सबसे पहले कुरिन शासकों के सिक्के मिलते हैं, जिनमें अल्मोड़ा क्षेत्र से मिले सिक्के भी शामिल हैं। इसके बाद यौधेय जनजाति के सिक्के और फिर कुषाण शासकों के सिक्के प्रचलन में आए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक के समय की पूरी तस्वीर इन सिक्कों के माध्यम से समझी जा सकती है। समय के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड में मुद्रा परंपरा की शुरुआत कुरिंदों से ही मानी जाती है। कुलिंद या कुरिंद नाम का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कई जगह मिलता है, लेकिन इनके सिक्कों से जुड़े प्रमाण उतने ज्यादा नहीं मिलते। पहला समूह पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का माना जाता है, जबकि दूसरा समूह लगभग 300 साल बाद का है। पहले समूह में चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं, जिन पर राजा अमोघभूति का नाम लिखा हुआ है। वहीं दूसरे समूह के सिक्कों पर किसी राजा का नाम नहीं मिलता, बल्कि केवल शिव की उपाधि अंकित होती है। कुरिंद शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जारी करना उस समय के बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाने की कोशिश मानी जाती है। वे ऐसे भारतीय चांदी के सिक्के बनाना चाहते थे जो इंडो ग्रीक सिक्कों को टक्कर दे सके। राजा अमोघभूति के बाद लगभग 300 वर्ष तक कुरिन सिक्के पूरी तरह गायब हो गए। फिर तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास ये सिक्के दोबारा मिलते हैं। इस समय के सिक्के आकार में बड़े थे और उनकी बनावट कुषाण शासकों के तांबे के सिक्कों से काफी मिलती जुलती थी। अल्मोड़ा क्षेत्र से प्राप्त प्राचीन सिक्के उत्तराखंड के इतिहास और प्राचीन मुद्रा व्यवस्था को समझने में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतिहासकार जॉन एलन ने अल्मोड़ा से मिले 3 विशेष सिक्कों को अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार इन सिक्कों की बनावट, आकार और शैली उस समय भारत के दूसरे क्षेत्रों से प्रचलित सिक्कों से काफी अलग थी। यही कारण है कि ये सिक्के इतिहासकारों के लिए विशेष अध्ययन का विषय बने हुए हैं। आज का अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक प्रमुख जिला मुख्यालय है, लेकिन प्राचीन काल में भी ये क्षेत्र सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। विद्वानों का मानना है कि ये सिक्के स्थानीय स्तर पर ही ढाले गए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि उस समय कुमाऊं क्षेत्र में अपनी अलग और काफी हद तक स्वतंत्र मुद्रा व्यवस्था बन चुकी थी। इन सिक्कों पर उस समय के कुछ स्थानीय शासकों के नाम अंकित दिखाई देते हैं, जिनमें शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नाम प्रमुख हैं। हालांकि इन शासकों के बारे में पूरी तरह ऐतिहासिक जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है।
लेकिन इन नामों से ये साफ होता है कि उस समय अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थानीय राजाओं या शासकों का प्रभाव था। इन सिक्कों के माध्यम से उस युग की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक संरचना की झलक मिलती है। कुडिंत प्राचीन हिमालयी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जनपद था, जिसका प्रभाव उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। माना जाता है कि अल्मोड़ा क्षेत्र में मिले सिक्के कुडिन शासकों की स्थानीय शाखा द्वारा जारी किए गए होंगे। शिवदत्त और हरिदत्त नाम वाले सिक्कों में काफी समानता दिखाई देती है। दोनों सिक्कों की बनावट लगभग एक जैसी है और उन पर प्राकृत भाषा में लेख लिखे गए हैं। प्राकृत उस समय आम लोगों और प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख भाषाओं में से एक थी। इन सिक्कों पर बने प्रतीक चिन्ह धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सिक्कों का निर्माण होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ व्यापार, प्रशासन और आर्थिक गतिविधियां संगठित रूप में संचालित होती थी। इस प्रकार ये सिक्के उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद चंद राजवंश ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। चंद राजाओं की राजकीय पहचान गाय का चिन्ह था। ये चिन्ह उनके सिक्कों, मोहरों और झंडों पर बना होता था। गाय का ये प्रतीक उनकी हिंदू धार्मिक आस्था और पशुपालन पर आधारित संस्कृति को दर्शाता था। चंद राजाओं ने अपने शासनकाल में अच्छी मुद्रा व्यवस्था बनाई रखी। इससे कुमाऊं की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती रही और व्यापार को बढ़ावा मिलता रहा। चंद राजाओं के समय में सिक्के बनाने की व्यवस्था अच्छी तरह चलती थी। लोग कुमाऊं के अंदर और बाहर आसानी से खरीदी बिक्री कर पाते थे। अब अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में स्थित श्रीनगर मध्यकाल से ही व्यापार और सिक्का निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ बनाए जाने वाले सिक्कों को उस समय टिमीशा या टिमाशस कहा जाता था। ये सिक्के केवल स्थानीय लेन देन तक सीमित नहीं थे, बल्कि हिमालयी व्यापार मार्गों में भी इनकी अच्छी पहचान थी। उस दौर में भारत और तिब्बत के बीच होने वाला व्यापार कई अलग अलग रास्तों से चलता था। आमतौर पर नेपाल और लद्दाख के रास्ते व्यापार ज्यादा सक्रिय रहता था, लेकिन जब भी राजनीतिक तनाव, युद्ध या किसी दूसरे कारण से उन मार्गों में बाधा आती, तब गढ़वाल के नीतीमाणा दर्रे सबसे महत्वपूर्ण विकल्प बन जाते थे। साल 1815 के बाद ये मार्ग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। नीति और माणा जैसे हिमालयी दर्रों से होकर व्यापारी तिब्बत तक पहुंचते और वहां से ऊन, नमक, पश्मीना, बोरॉक्स जैसी वस्तुएं भारत लाते थे और बदले में भारत से अनाज, गुड़, मसाले और दूसरा सामान तिब्बत भेजा जाता था। इस बढ़ते व्यापार के कारण श्रीनगर में बनने वाले टिमीशा सिक्कों की मांग भी बढ़ गई, क्योंकि इन्हीं सिक्कों का उपयोग व्यापारिक लेन देन में बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस तरह श्रीनगर केवल गढ़वाल की राजनीतिक राजधानी ही नहीं था, बल्कि वो आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ की टकसाल में ढाले गए सिक्के उस समय के हिमालयी व्यापार और उत्तराखंड की समृद्ध आर्थिक परंपरा की महत्वपूर्ण पहचान माने जाते हैं। श्रीनगर में बनने वाले सोने, चांदी और तांबे के सिक्के कभी पूरे हिमालयी व्यापार की धड़कन माने जाते थे। इन सिक्कों की चमक केवल गढ़वाल तक सीमित नहीं थी, बल्कि तिब्बत के व्यापारिक रास्तों तक फैली हुई थी। अब जब मुगलों और गढ़वाल राज्य के बीच तनाव बढ़ता या फिर उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं गढ़वाल संघर्ष और बाद में गोरखाओं के आक्रमण जैसी घटनाएं होती, तब श्रीनगर से नीतीमाणा दर्रों के रास्ते तिब्बत जाने वाला व्यापार प्रभावित हो जाता था। साल 1803 से 1815 तक गोरखा शासन के दौर में ये व्यापार कई बार बुरी तरह टूट गया। व्यापार घटते ही सिक्कों की ढलाई भी कम होती जाती थी, क्योंकि बाजार में उनकी मांग ही घट जाती थी। और जब हालात अच्छे होते और तिब्बत से व्यापार तेजी से चलता, तब श्रीनगर की टकसालों में तांबे के साथ साथ सोने और चांदी के सिक्के भी बड़ी मात्रा में ढाले जाते थे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जाती, व्यापार ठप पड़ता, वैसे ही सिक्कों की दुनिया भी संकट में आ जाती थी। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि लोगों को फिर से वस्तु विनिमय यानी सामान के बदले सामान देने की पुरानी व्यवस्था अपनानी पड़ती थी। उस समय पहाड़ों में नमक और अनाज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। उस दौर में व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी गहराई से तिब्बत के साथ जुड़े हुए थे। गढ़वाल में मिलने वाले सिक्के भले ही श्रीनगर में ढलते थे, लेकिन इनके पीछे आर्थिक ताकत मैदानों के व्यापारियों से ही होती थी। नजीबाबाद के बड़े बैंकर इन सिक्कों की ढलाई को वित्तीय सहायता देते थे और पूरे व्यापार को नियंत्रित करते थे। लेकिन जब पहाड़ों में लगातार राजनीतिक उथल पुथल बढ़ी, तब इन व्यापारियों और बैंकरों ने धीरे धीरे गढ़वाल से दूरी बना ली।
1815 में गोरखाओं का शासन खत्म होने के बाद कुमाऊं पर सीधे अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। फिर 1835 में पूरे भारत में एक जैसी रुपये की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें 1 रुपया 7 आना और 64 पैसे होता था। बाद में 1875 में नैनीताल को कुमाऊं का मुख्यालय बनाया गया। उस समय उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रुपये, आना और पैसे के साथ साथ नेपाली सिक्के भी चलते थे, खासकर नेपाल सीमा के पास। 1835 से अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक जैसे सिक्के बनाना शुरू किया। ये सिक्के मुंबई, कलकत्ता और मद्रास की टकसालों में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ढाले जाते थे। सिक्कों पर उनकी कीमत जैसे 1 क्वार्टर आना लिखी होती थी। 1815 के बाद उत्तराखंड में भी धीरे धीरे इन्हीं अंग्रेजी सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। फिर 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश सरकार ने संभाल लिया। इसके बाद नए सिक्कों पर ब्रिटिश रानी या राजा की तस्वीरें छपने लगी और उत्तराखंड समेत पूरे भारत में एक जैसी सरकारी मुद्रा व्यवस्था लागू हो गई। 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पैसों की एक जैसी व्यवस्था शुरू की गई, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई। उत्तराखंड की प्राचीन मुद्रा परंपरा केवल सिक्कों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभ्यताओं, व्यापारिक रास्तों और बदलते राजनीतिक दौर की भी कहानी है जिन्होंने हिमालयी समाज को आकार दिया। कुरिंदों के जनपद सिक्कों से लेकर अल्मोड़ा के सिक्कों, चंद राजाओं की टकसालों, गढ़वाल के टिमिशा सिक्कों और फिर अंग्रेजों की एक समान मुद्रा व्यवस्था तक, हर दौर ने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इन सिक्कों ने न केवल व्यापार को चलाया, बल्कि सत्ता, धर्म, भाषा और समाज की पहचान को भी अपने भीतर संजो कर रखा। आज भले ही ये सिक्के संग्रहालयों या इतिहास की किताबों तक सीमित दिखाई देते हों, लेकिन वास्तव में ये उत्तराखंड के उस गौरवशाली अतीत के गवाह हैं, जहां पहाड़ केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि के लिए भी जाने जाते थे। ये सिक्के हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल बड़े युद्धों और राजाओं में नहीं बसता, बल्कि कभी-कभी एक छोटे से धातु के टुकड़े में भी सदियों पुरानी सभ्यता की पूरी कहानी छुपी होती है। तो ये था उत्तराखंड में सिक्कों का इतिहास। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।